गणपत कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया, गणपत कुमार पंडित। आप फिजिक्स का 13वां चैप्टर लेके आया हूँ, उष्मा। इससे पहले हम फिजिक्स का 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि पिछले वाला 12 वीडियो कृपया देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उष्मा। उष्मा की बात करते हैं। यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अधिक कार्य W उष्मा Q में बदलता है तो W/Q बराबर J या W/JQ, जहाँ J क्या है? नियतांक है, जिसे उष्मा का आंतरिक तुल्यकांक कहते हैं। J का मान 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 4.186 जूल का आंतरिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। उष्मा के मात्रक। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल है। इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है। एक BTU 252 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4186 जूल बराबर 1000 कैलोरी। कैलोरी की बात करते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU। 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ताप वह भौतिक कार्य है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ताप कहते हैं। तापमापन की बात करते हैं। तापमापी। ताप मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित है। पहला नंबर सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। रोमर पैमाना। इसका हिमांक 0 डिग्री R एवं भाप बिंदु 80 डिग्री R है। इसके बीच का भाग 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। केल्विन पैमाना। इसमें हिमांक 273 केल्विन एवं भाप बिंदु 373 केल्विन है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। चारों पैमानों में संबंध। C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/180 K-273/100। परम शून्य ताप की बात करते हैं। परम शून्य। सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निकटतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता।
इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 के लिखते हैं, अर्थात 0 के बराबर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 273.16 के बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, अतः इसमें निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। द्रव तापमापी की बात करते हैं। पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापने के लिए प्रयोग होता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। गैस तापमापी, इस प्रकार के तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को किया जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, इसके द्वारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी की बात करें, इसका उपयोग -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मापन के लिए किया जाता है। पूर्ण विक्रम तापमापी, इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। इसके द्वारा प्राय 800 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप ही मापे जाते हैं। इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप किसी वस्तु में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार सर थॉमस बिलीफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। कुछ पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता, बर्फ का 2100 जूल प्रति केजी केल्विन, पारा का 140 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, लेड का 130 जूल प्रति केजी केल्विन, लोहा का 460 जूल प्रति केजी केल्विन, केरोसिन तेल का 210 जूल प्रति केजी केल्विन, जल का 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा का धारता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता अन्य पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक है। ऊष्मीय प्रसार की बात करते हैं। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक ए, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा बीटा गामा में संबंध, अल्फा बीटा गामा में संबंध होता है 1:2:3, यानी बीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फा, यानी गामा बराबर 3 अल्फा। जल का असामान्य प्रसार, प्राय सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर आयतन घटता है
तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं: चालन, संवहन, विकिरण। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। संवहन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के हस्तांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के हस्तांतरण में धाराएं बहती है, जिसे संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण की बात करते हैं। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचित होती है। न्यूटन का शीतलन नियम। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उनके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम तो होती जाएगी। किरचॉफ का नियम यानी किरचॉफ का नियम। इसके अनुसार अच्छे ही उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। स्टीफन का नियम। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः E समानुपाती T⁴ या E बराबर कुछ मतलब नियतांक ले लिया, कांस्टेंट ले लिया है Q T⁴, जहाँ Q क्या है, एक नियतांक से स्टेफन नियतांक कहते हैं। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। त्रिक बिंदु वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती है। गलनांक। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्राय गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस में द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। औषधि मिलाने से बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक क्या होगा, घटता है। क्वथनांक। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। संघनन। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्राय क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। ताप बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, इसलिए
खाना देरी से पकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अशुद्धियाँ मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की अवस्था होती है। इसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L तो पदार्थ का m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर mL। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रा जूल प्रति किलोग्राम है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। वाष्पीकरण द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अतः किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रशीतक में वाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरा रहता है, जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता का इकाई नहीं होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और औष्ण बनाने के लिए 100% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। वातानुकूलन समान मनुष्य के लिए स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए। ताप -23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपेक्षिक आर्द्रता हो गया 60% से 65% के बीच। वायु की गति हो गया 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट तक। ऊष्मागतिकी ऊष्मागति का प्रथम नियम मुक्त ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्य में व्यय करती होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर इससे निकाय का ताप बढ़ता है। बाह्य कार्य करने में समतापी प्रक्रम जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे, तो इस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसारण होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। ऊष्मागति का दूसरा नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊष्मा में प्रवाहित होने वाली की दिशा बताता है।
ऊष्मागति का द्वितीय नियम जो है ऊष्मा में प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है जो निम्न है। केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।